गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और सबका वेलकम करता हूं आपका अपनी आज की इस वीडियो में। जो टॉपिक आप सबको पता है कि हम कैसे 15 to 20 डेज़ के अंदर अपने 7+ आइलेट्स के बैंड्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, सिंपल से तरीके जिससे आप अपने बैंड्स की रिडक्शन को रोक सकते हैं। अगर आप वो माइनर सी मिस्टेक्स रोक लें, आपके बैंड्स में से ईजिली 7+ आ सकते हैं इन एवरी मॉड्यूल। तो जो पर्सन मेरी वीडियो पहली बार देखा है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल प्रोसीड विद अवर वीडियो। तो देखो, सबको पता है आइलेट्स हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कितने बैंड्स चाहिए 6+ अगर आपने किसी अच्छी कंट्री में एडमिशन लेनी हो, और इसका कितने मॉड्यूल होते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ जो आपको टिप्स बता रहा हूँ उस पर आता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं भी उस आपकी तरह उन्हीं स्टूडेंट्स में हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम, कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। बट हाँ, हमारे जो स्कूल में इंग्लिश स्पीक करना मैंडेटरी नहीं था, ज़रूरी था कि आपको इंग्लिश में बात करनी है। तो इसलिए हमने अपने नेटिव्स के साथ कभी भी घर पे आके इंग्लिश में बात नहीं की, हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। इस वजह से हमारे अंदर थोड़ा फियर होता है इंग्लिश को लेकर। जब हम आइलेट्स में जाते हैं तो हमें वही फियर थोड़ा हमारे माइंड के अंदर होता भी है। तो अब मैं आपको अगर बता दूँ अपने बैंड्स, तो मेरे 8.5, 7.5, 7 एंड 7 बैंड्स हैं। तो उसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल। तो हम अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में किस तरीके से अपने 7 बैंड्स को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड होकर चाहिए एग्जामिनर के पास, ताकि आपका इंप्रेशन थोड़ा पॉजिटिव पड़े। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। जब वो आपसे आपके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो आपसे आपकी नॉलेज ही पूछता है, आपके बारे में इंट्रोडक्शन जो है एग्जामिनर लेता है। आपने क्या करना है उस टाइम पे, उसको घर से रट के आंसर नहीं जाने, क्रैम्प करके नहीं जाने कि आप घर से ही आंसर रट के गए हो, उसको जाके वहाँ पे जाके सीधे रटे रटाए आंसर ही दे रहे हो। आपने वो नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है, अपने नेचुरल वे में उसको इंग्लिश में ही अपनी वे में आंसर देने हैं। कि जो जो आंसर आपको पता है आप अपनी वे में तो अपने स्टाइल से बोलो। ज़रूरी नहीं कि आप उसको रोबोटिक इंग्लिश बोल रहे हो, या घर से आप याद करके गए हो थोड़ी फ्रेंच टाइप या उस तरह ग्रेजुअल इंग्लिश बोल रहे हो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप आंसर क्रैप करके आए हो। फिर वो आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 टॉपिक्स कवर करेगा, ताकि वो आपका पैटर्न को ब्रेक कर सके और आपको थोड़ा फंसा सके। आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो आपका वे है इंग्लिश का, उसमें जो है आंसर देने हैं। और इंग्लिश में जो मार्किंग है वो 4 टाइप्स की जाती है। फ्लुएंसी, कि आप कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो, तो इसलिए आपने उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना और उसको फ्लुएंटली बोलना है। नेक्स्ट यूर प्रोनाउंसिएशन, कि आपका जो वर्ड्स हैं वो कितने क्लियर आप बोल रहे हो, और आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी, तो आपके बैंड स्कोर नहीं रिड्यूस होंगे। थर्ड इज यूर ग्रामर, कि आप ग्रामर कैसे यूज़ कर रहे हो। हाँ, आपको पता होना चाहिए हमने कौन सा टेंस कब लगाना है, कि हमने कौन से टेंस में उसको आंसर देना है। पास्ट में देना है तो अगर उसने आपसे क्वेश्चन पास्ट का पूछा तो आपने उसको पास्ट का ही आंसर देना है। फ्यूचर का पूछा आपने उसको फ्यूचर का ही आंसर देना है। ये नहीं करना कि वो पूछ आपको फ्यूचर का रहा है, दे आंसर आप पास्ट का रहे हो, बट आप बड़ी ही रोबोटिक इंग्लिश बोल रहे हो। अपने वो चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स होंगी तो आपके बैंड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को ग्रामर तो आती ही नहीं, तो ये इंग्लिश ही घर से याद करके आया हुआ है। और जो आपका लास्ट है वो वोकैबुलरी, आपने वर्ड की रिपीटेशन नहीं करनी। उसमें क्या करना है, नॉर्मल एक ही वर्ड के आपने 4-5 वर्ड्स पढ़ के जाने हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनोनियम्स। आप वहाँ पे सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हो। और बड़ी कोई हाईफाई इंग्लिश नहीं बोलनी, सिंपल सी इंग्लिश में अपने जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपने उसको उसमें आंसर दे देना है। बस बिल्कुल सिंपल, जो आपको इंग्लिश आती होगी। बड़ी हाईफाई इंग्लिश या उस तरह का कुछ नहीं करना। उससे उसको पता चल जाएगा कि आप उसको मतलब लर्न वाले आंसर दे रहे हो, फिर वो आपको उसमें पजल कर देगा। और हम आते हैं सेकंड बैंड के सेकंड मॉड्यूल। इसमें पार्ट होता है वो होता है आपका क्यू कार्ड। इसमें आपको एक पूरी स्टोरी बना कर सुनानी होती है, 1 से 2 मिनट की। आपको शीट मिलती है, पेंसिल मिलती है, आपको टॉपिक दिया जाएगा। आपने क्या करना है, जैसे टॉपिक मिला, शीट मिला, पेंसिल मिला, आपने क्या करना है, उसको लेके इमीडिएटली लिखना शुरू कर देना है अपनी हेडिंग्स, और उसको 1-2 मिनट उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली बोलना है। तो उसमें क्या करना है आपने, जब आप बोल रहे हो आपने रुकना नहीं है, फ्लुएंटली बोलना है और प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखनी है। हाँ, इतना याद रखना कि आपने टॉपिक पे ही बोल रहे हो, आप टॉपिक से बाहर नहीं जाना। टॉपिक से बाहर गए तो बैंड गए। उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। तो जब आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो आपने उसमें क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप उससे एग्जामिनर से वापस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप क्वेश्चन, मैम या सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चा मुझे ध्यान से सुन रहा है, उसको क्वेश्चन वाकई में समझ नहीं आया। कई बार वो क्या करते हैं, जानबूझ के ही क्वेश्चन धीरे बोलते हैं ताकि आपको चेक करने के लिए। अगर आप उसको बोलते हो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, उससे आपके बैंड स्कोर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आप 2 बार चाहो 3 बार क्वेश्चन रिपीट करा सकते हो, बट हाँ शर्त आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। आपने क्वेश्चन समझ के उसका राइट आंसर देना। अगर आपने आंसर रॉन्ग दिया देन बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने से बैंड स्कोर डिडक्ट नहीं होगा। बिना क्वेश्चन समझे गलत आंसर दे दिया, बैंड स्कोर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप उसको बोल सकते हो, तो वो आप क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देगा। जब तक समझ नहीं आ रहा पूछते रहो, बट आंसर ठीक दो और उसको अपनी वर्डिंग में आंसर दो, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं आपके सेकंड मॉड्यूल की तरफ, जो है लिसनिंग मॉड्यूल। तो लिसनिंग सबको पता है 35 से 40 मिनट का मॉड्यूल होता है, 35 टू 40 मिनट्स का। आपको ईयरफोन या हेडफोन दिए जाएंगे और उसमें आपकी रिकॉर्डिंग जो कॉन्टीन्यूसली चलती जाएगी। बट बच्चों के इसमें बैंड कहाँ कम होते हैं, जब उनकी रिकॉर्डिंग जो है मिस हो जाती है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका कंसंट्रेशन। आपने जब भी लिसनिंग करनी है प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करनी है। अगर आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर होगी तभी आप लिसनिंग को प्रॉपरली कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिसनिंग में बैंड नहीं आएंगे। बिकॉज आपकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो मिस हो जाएगी विद योर क्वेश्चंस। इसलिए आपने कंसंट्रेट करके चलना है। और जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपने क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ने हैं। 10 क्वेश्चन अगर आपको पहले 5 क्वेश्चन का मिला है तो आपने पहले 5 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, अपने माइंड में मेमोराइज कर लेना है। और जब वो बोलेंगे रिकॉर्डिंग चलेगी तो आपने वो क्वेश्चन या साथ साथ माइंड में रख के रिकॉर्डिंग सुननी है, जैसे आएगा अपने आंसर लिख देना है। और इसमें एक दिक्कत क्या आती है बच्चों, कई बार जब आंसर मिस हो गया फिर वो उस आंसर को ढूंढने के चक्कर में अगले क्वेश्चन मिस होते हैं। जो आंसर मिस हो गया लीव इट, मूव फॉरवर्ड। जो क्वेश्चन मिस हो गया, एक क्वेश्चन क्या रहने दो। अगर आप उसके चक्कर में अगले 5 छोड़ दोगे, उस एक को जान दो, अगले 5 पकड़ो जो एक कि फिर उसके बाद जब आपका वो हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट की लिसनिंग ध्यान से करो, कंसंट्रेशन से करो, पूरा सोच समझ के करो। ये नहीं कि आपने जस्ट लिसनिंग करनी है। बट लिसनिंग मॉड्यूल ईजी होता है, उसमें बैंड्स अच्छे स्कोर होते हैं, बट अगर आप कंसंट्रेशन से और ट्रिक से करोगे। उसके बाद हम आते हैं सबसे मुश्किल बैंड की तरफ, जो है आपका रीडिंग। ये काफ़ी मुश्किल बैंड लगता है बच्चों को। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको 1 आवर के अंदर 3 पैसेजेस करने होते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको 3 पैसेजेस करने होते हैं। मेनली तो बोलते हैं 20 मिनट्स में आप 3 पैसेज कर लो, एक पैसेज को 20 मिनट्स दो। बट आपने क्या करना है, पहला पैसेज जो है 15 मिनट के अंदर करने की कोशिश करनी है कि 15 मिनट्स के अंदर पहला पैसेज हो जाए। उसमें से जो एक पैसेज थोड़ा टफ होता है, 2 पैसेज रिलेटिवली ईजी आते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो देख लो आपने कौन सा पैसेज पहले करना है। मेरी मानो जिस पैसेज में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिए सबसे पहले उसको करो। उससे क्या होगा कि सबसे मुश्किल पैसेज वो सबसे टाइम कंज्यूम करती हैं आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। बाकी जितने टाइप्स हैं आपके वो सीक्वेंस वाइज आते हैं। मल्टीपल चॉइस, फिलअप्स हो गए, उसके बाद आपका मैच कॉलम्स हो गए, ये सारे सीक्वेंस वाइज ही आएंगे। यस नो ट्रू फॉल्स, ये सारे सीक्वेंस वाइज आते हैं। बट जो हेडिंग्स हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। सबसे पहले उसको थोड़ी टफ भी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम वही लेती हैं, थोड़ी टफ लगती हैं। आप सबसे पहले उन्हीं को करो। हेडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग करने से पहले आपने क्या करना है, बाकी क्वेश्चन है वो भी साथ पढ़ लेने उस पैराग्राफ के। उससे होगा जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ढूंढोगे तो आपके वो क्वेश्चन साथ माइंड में चलते जाएंगे और आपने सीधा लिखते जाना है। उसके बाद जो बाकी 2 पैसेज हैं, आप पैसेज बाद में पढ़ो, पहले उसके क्वेश्चन पढ़ो। जैसे आप एक पैसेज कर रहे हो, पैसेज फर्स्ट आपने पहले पैसेज सेकंड कर लिया, उसमें आप 25 मिनट्स लग गए, अब आप कर रहे हो पैसेज फर्स्ट। आपने करना है पहले पैसेज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने, उनको कोशिश करनी है याद करने की। फिर आपने पैसेज पढ़ना है, उसमें आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ने हैं और पैसेज क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ सकते हो, बट पैसेज एक ही बार पढ़ना है। अगर आप पैसेज को बार बार पढ़ोगे टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा होता है। तो उसको अगर आप बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, कोशिश करने को मेमोराइज करने की, फिर उसके आंसर आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपके रीडिंग मॉड्यूल भी हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं आपके लास्ट मॉड्यूल की तरफ, जो है आपका राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल वो मॉड्यूल है बच्चे जिसमें बच्चों के बैंड्स रिलेटिवली कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं चलता लिखना कितना और कैसे लिखना और किस टेक्निक से लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, राइटिंग मॉड्यूल में 2 पैरा आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पैरा 1 होता है, पार्ट 1 होता है वो होता है 3 बैंड्स का, पार्ट 2 होता है 6 बैंड्स का। मेन टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं आपने मेन फोकस करना है पार्ट 2 के ऊपर जिसके 6 बैंड्स होते हैं। बट मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ पार्ट 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 1 करना है, उसमें आपने 20-25 मिनट्स करने हैं। 25 मिनट्स लग जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। बट उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक्स आपने जो कुछ फॉलो करनी है। लाइक आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि आपने इसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, एग्जाम्पल कहाँ देनी है, स्ट्रक्चर आपने उसका किस तरीके से लिखना है। आपने उसका सबसे पहले प्लानिंग करनी है और स्ट्रक्चर बनाना है, देन उसको लिखना शुरू करना। अगर आप लिखोगे तो 10 मिनट में आप इजीली पैरा 1 जो है पार्ट 1 लिख सकते हो। इतना कोई मुश्किल नहीं है, 150 वर्ड्स ही होते हैं, 180 वर्ड्स लगा लो। हाँ, उसमें हेल्पिंग वर्ड्स माइनस हो जाते हैं, 150 वर्ड्स जो है बचने चाहिए।
बट उसके लिए आपने वही करना है, पहले 5 मिनट प्लान करो फिर लिखो, ईजिली कर लोगे। अगर आपने ऐसा किया, मेरी बात याद रखना, आपके बैंड्स ईजिली 7+ आ जाएंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको सिनोनियम से और ग्रामर आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब आपने कौन सी और कब लगानी है। उससे होगा आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स जो रिड्यूस होंगी और आपके बैंड्स कम रिड्यूस होंगे। तो उससे वो हो गया, आपने 5 मिनट प्लानिंग की, आपको लेक्सिकल्स भी पता थे, वोकैबुलरी आती थी, ग्रामर आती थी, आपने उसको प्रॉपरली प्लान वे में लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ, जो था 6 बैंड्स का। ये आपको किसी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर ऐसे आएगा, एग्री डिसएग्री, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, योर ओपिनियन, कुछ भी ऐसे आ सकता है। आपने उसको भी किस तरह लिखना है, ज़रूरी नहीं है 40 मिनट लिखते ही रहना है, 40 मिनट लिखने से कुछ नहीं होता। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो 5 मिनट, उसके बारे में प्लानिंग करो अच्छे से कि हाँ इसमें मैंने क्या लिखना है, स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, कितने वर्ड्स होंगे, कितनी एग्जांपल देनी है, कौन सी एग्जांपल कब देनी है, फर्स्ट बॉडी पैरा में क्या लिख रहा हूँ, सेकंड में क्या लिखूंगा और कंक्लूजन मैंने किस तरह करनी है। अगर आपने 5 मिनट उसकी प्लानिंग में लगा दिए, मेरी बात का यकीन मानो, आप 25 मिनट में कंप्लीट कर लो, 10 मिनट या 5 मिनट अगर लास्ट में फिर भी बच जाएंगे उसको चेक करने के लिए, बट वो प्रॉपर प्लानिंग से। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, आपने क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू हो गए, 10 मिनट लिखते रहे, बाद में याद आया हो मैं तो गलत लिख दिया, फिर उसको वापस मिटाओगे, पूरी शीट खराब होगी, टाइम वेस्ट अलग से होगा और दिमाग खराब हो अलग से होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप आधे का फिर प्रश्नों आप बचे 25 मिनट है, अब कैसे करूं, फिर लिखना शुरू कर दोगे बेधड़क, कोई पता नहीं क्या लिख रहे हो। इसलिए पहले इसको प्लान करो, सबसे पहले प्लानिंग करो कि इसमें मैंने लिखना क्या है और कितना लिखना है, एग्जाम्पल कौन सी देनी है, कैसे लिखना है, फर्स्ट में क्या, सेकंड में, थर्ड कंक्लूजन में क्या लिखना है। अगर आप इस तरह करोगे तो आप अपने राइटिंग मॉड्यूल में भी ईजिली, बड़े ही ईजी 7+ बैंड्स स्कोर कर सकते हो। और अब सबसे पहले अगर आप आइल्स कर रहे हो, काइंडली अपने ग्रामर के ऊपर ध्यान दो, ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम है और इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी आपको मस्ट आनी चाहिए। वो करो, सिनोनिम्स यूज़ करो और थोड़ा सा हार्ड वर्क। अगर आप 20 से 25 दिन भी क्लासेस ले रहे हो, दे आर सफिशेंट है। 20-25 दिन कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अच्छी बात है, किया तो वो ऐसा कुछ नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इतना आपने करना है कि हार्ड वर्क खुद करना है, हार्ड वर्क कोई नहीं करवाएगा। आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो, वहाँ अपने डाउट्स क्लियर करो, घर में आके प्रैक्टिस करो, डेली एक लिसनिंग का मॉड्यूल, राइटिंग का मॉड्यूल और रीडिंग का मॉड्यूल डेली करो, स्पीकिंग करो। बट मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैंने आइलेट्स की थी तो मैं डेली 2 मॉड्यूल करता था, एक ट्यूशन क्लास में और एक घर पे आके। डेली मेरा ये रूटीन था कि मुझे एक लिसनिंग और एक रीडिंग उधर, एक रीडिंग और एक लिसनिंग घर पे करनी ही करनी है, और अल्टरनेट डेज पे मैं स्पीकिंग और राइटिंग भी करता था। अगर आपको इसी तरह करना है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके 25 डेज में बैंड्स में इजीली स्कोर हो जाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक्स और अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हाँ, स्पीकिंग के लिए आप चाहो तो किसी भी ऐप पे यूज़ कर सकते हो, या आपके घर पे कोई भी अगर पढ़ा लिखा बंदा है ना, पढ़ा लिखा आदमी हो घर में अवेलेबल, आप मदर और फादर जो इंग्लिश हल्की फुल्की बोलना जानते हैं, आप उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करो, कोई इशू नहीं है। घर वाले ही हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बैंड अगर वो अच्छी नहीं भी हुई तब भी वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपने क्या करना है, उनसे इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में टॉक करनी है। अगर आप इंग्लिश में टॉक अच्छे से कर पाओगे, देन यू विल ईजिली स्कोर 7+ बैंड्स इन योर आइल्स स्पीकिंग। बिकॉज जितना आप टॉक करोगे इंग्लिश में, उतनी आपकी फ्लुएंसी और उतनी आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी। अगर आप बिना बोले जाओगे तो बच्चे ना प्रोनाउंसिएशन बनेगी ना फ्लुएंसी बनेगी। तो आपने उसके लिए क्या करना है, घर में जो भी पर्सन आपके एलिजिबल है इंग्लिश में स्पीक करने के लिए, टॉक करने के लिए, आप उससे डेली 30 मिनट 35 मिनट्स इंग्लिश में ही बात करोगे। और उसको अपनी बुक से लेके उस पर फिर आप बोलो, खुद प्रैक्टिस करो बोलने की, शीशे के सामने खड़े होकर बात करो और देखो आप में अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये थे कुछ टिप्स। और इतना कोई इसको इतना नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप 4 बार आइलेट्स कर रहे हो, 5 बार पेपर दे रहे हो, कुछ नहीं ज़रूरत है। एक बार दो, ध्यान से दो, इजीली बैंड्स आ जाएंगे। 4-5 बार करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ी ट्रिक्स अपनी जो मैंने बताया ये लगा के चलने हैं, आपके बैंड्स ईजिली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टा एंड फेसबुक ऑल्सो। थैंक यू।